माने एक सिंगल पेपर में आप इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन तक भी मान सकते हैं कि वेटेज रहता है। मैंने हमेशा बताया मैं आपको कोई भी टॉपिक एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे पढ़ाता हूँ और पूरा टॉपिक उसी कॉन्सेप्ट पे मूव करेगा। आपके क्लासरूम कंटेंट से जो मैं यहाँ दोस्तों आपको कराऊंगा, आप बिलीव करिए 90% क्वेश्चन 90% कंटेंट आपको यहीं से मिलने वाला है। बाहर से आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। कई बार बच्चे कुछ बेसिक फाउंडेशंस कॉन्सेप्ट की कमी के कारण इस अच्छे से टॉपिक को, इस इजी से टॉपिक को बहुत डिफिकल्ट बना लेते हैं। तो इन प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने समर वाईटी फाउंडेशन सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लेक्चर नंबर 8 में। दोस्तों आज हमारा इस सीरीज का 8th लेक्चर है। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क देखा, एवरेज देखा, परसेंटेज देखा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि समर वाईटी सीरीज का जब मैं प्लानर में डिसाइड कर रहा था कि मैं कौन से टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूं, तो मेरे मन में टाइम एंड वर्क के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो टाइम एंड स्पीड था। इसके रीजंस बहुत से हैं। पहली बात तो ये टॉपिक से अगर हम क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी देखें तो 3+ तक के क्वेश्चंस पेपर में रहते हैं। माने एक सिंगल पेपर में आप इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन तक भी मान सकते हैं कि वेटेज रहता है। पॉइंट नंबर 2, आप अगर बुक्स में देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत अलग अलग पार्ट में दिखेगा। मतलब इंडेक्स में बड़ा दिखाने के लिए टाइम एंड स्पीड एक अलग टॉपिक है, ट्रेन एक अलग टॉपिक है, बोट एक अलग टॉपिक है, रेस एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम इन्हें एक सिंगल टॉपिक के तौर पे पढ़ेंगे क्योंकि इनके जो वर्किंग कॉन्सेप्ट हैं, मैंने हमेशा बताया मैं आपको कोई भी टॉपिक एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे पढ़ाता हूँ और पूरा टॉपिक उसी कॉन्सेप्ट पे मूव करेगा। तो जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो सिंगल कॉन्सेप्ट है, टी इज इक्वल टू डी बाई एच। तो हमारे लिए चारों के चारों टॉपिक एक है, हम इन्हें एक टॉपिक ही मान के करेंगे। पॉइंट नंबर 3, बहुत बार इस इजी टॉपिक, देखिए ये हमारे लिए एक तरीके से समझ लीजिए ब्लेसिंग के तौर पे है कि एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ वो इजी भी बहुत है, तो ये उस कैटेगरी का टॉपिक है। पर कई बार बच्चे कुछ बेसिक फाउंडेशंस कॉन्सेप्ट की कमी के कारण इस अच्छे से टॉपिक को, इस इजी से टॉपिक को बहुत डिफिकल्ट बना लेते हैं। तो इन प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। आज का मैं टॉपिक बता दूं, लेक्चर नंबर 8 में हम लोग बढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है टाइम एंड स्पीड, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, रेस। जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ सिर्फ टाइम एंड स्पीड मेंशन कर सकता था, लेकिन बुक्स में आपको डिफरेंट दिखेगा, फिर आपको लगेगा अरे ये टॉपिक तो नहीं हुआ है या ये टॉपिक कैसे होता होगा। तो मैं आपको बता दूं ये सिंगल कॉन्सेप्ट पे है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत, जैसे मैंने पहले बताया, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, एनआईडी तक में इसके क्वेश्चन हैं, यूसीड में इसके क्वेश्चन हैं, निफ्ट में तो भर भर के आई हैं। और अगर आप इससे बाहर जाते हैं, आर के एग्जाम्स में जाते हैं, तो भी इसमें नाटक में इसके क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना आज का सेशन अबाउट द टॉपिक। जैसे मैं पहले बताता हूँ हमेशा, एक बार टॉपिक के बारे में देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस क्या कैसे बनते हैं। देयर आर 2 to 3, ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके मैंने लिखा है। आपको पेपर में 2 to 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है एक रेस का आ जाए, एक बोट का आ जाए और एक एप्लीकेशन पे आ जाए या ट्रेन पे आ जाए। तो आप वैरायटी ऑफ 2 to 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से बिल्कुल पेपर में एक्सेप्ट कर सकते हैं। नंबर 2, हाँ, 90% ऑफ द टाइम बेटा इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरिएशंस पॉसिबल नहीं होते। मतलब जो मैं आपको टाइप्स कराऊंगा, आप देखिएगा उन्हीं के अंदर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटी नहीं बनती है बहुत फ्रेम आउट करने की। तो इसलिए आपके क्लासरूम कंटेंट से जो मैं यहाँ दोस्तों आपको कराऊंगा, आप बिलीव करिए 90% क्वेश्चन 90% कंटेंट आपको यहीं से मिलने वाला है। बाहर से आपको कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब प्रैक्टिस क्वेश्चन की देख लेते हैं। तो बेटा 75 क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन आपको इसमें प्रैक्टिस करने हैं। सारे PYQs आपको लगाने हैं और क्लासरूम क्वेश्चन, क्योंकि क्लासरूम में ही मैं आपको 30 to 40 क्वेश्चंस के आसपास करा देता हूं। तो बेटा आपको 75 सैंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें से 25 ट्रेन्स के हो गए, 20 एप्लीकेशंस के हो गए, 15 आपके बोर्ड के हो गए और 10 to 15 आपके रेस के। ऐसे करके हम डिवाइड कर लेते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। 75 क्वेश्चंस आपको सैंपल करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सारे के सारे लगाने हैं। साथ ही साथ क्लासरूम में जो क्वेश्चंस लगाए डिस्कस होंगे वो आपको डिस्कस करने हैं। दोस्तों क्लासरूम में जो क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं ना, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई भी पर्सन हो, बेटा अगर वो क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा है तो बिलीव करो उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च लगा होगा, उसमें बहुत सारा इनपुट्स उसने दिया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर इस टाइप में कराते हैं तो ये बच्चे की ये डिफिकल्टी एड्रेस हो रही है, इस वाले टाइप में ये डिफिकल्टी एड्रेस हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का रिसर्च उसमें इनपुट होता है। तो उन क्वेश्चंस को आप बहुत सीरियसली लिया करें, उनको जरूर अप्रोच किया करें। बाय द वे चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी लेवल जैसे है तो इजी प्लस मॉडरेट,
इजी प्लस इसके क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी कभी मॉडरेट आ जाते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चंस हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली हमें ये ध्यान देना होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस का बेस्ट अप्रोच क्या है, कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज पेपर टाइम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती बनता है। ठीक है, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इस टॉपिक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कहले जान है, जो कहले आत्मा है, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, टी इज इक्वल टू डी बाई एस है। अभी मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा, टी इज इक्वल टू डी बाई एस है। कभी भी दोस्तों आपको टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन मिले, कहीं पे भी आप किसी भी पेपर को सॉल्व कर रहे हो, ये मैजिक की तरह काम करता है दोस्तों, बिलीव करिएगा मेरे स्टेटमेंट पे, मैं ऐसे नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस को इनलाइन करते हुए ये चीज आपको बता रहा हूं। आपको कभी भी टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन मिले दोस्त, सबसे पहले कॉपी पे लिख देना टी इज इक्वल टू डी बाई एस, अगला स्टेप खुद आपको आंसर की तरफ ले जाएगा। अभी आगे देखेंगे, लेकिन इस लाइन पे बिलीव करिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक बार टाइप्स देख लेते हैं। मैं क्लासरूम में आपको इतने टाइप्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें एक जैसे मैंने बताया, हर टाइप में एक बाद में एंडिंग में टाइप होता है, जो मैं यहाँ पे इनपुट नहीं कर रहा हूँ, रैंडम या मिसलीनियस। टाइप 12 है, 11 हमारे कोर है, और जो मिसलीनियस वाला है वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। कौन कौन से टाइप है? बेस्ड ऑन ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई ट्रेन है वो किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। अब रुका ऑब्जेक्ट कुछ कुछ हो सकता है, आगे देखेंगे। ट्रेन स्टार्ट मूविंग एट द सेम टाइम, दो ट्रेन हैं बेटा, वो सेम स्टेशन से या अपोजिट स्टेशन से एक ही टाइम पे स्टार्ट कर दी हैं चलना, ठीक है। बेस्ड ऑन ट्रेन स्टार्ट मूविंग एट द डिफरेंट टाइम, दो ट्रेन हैं वो अपोजिट स्टेशन से या एक स्टेशन से अलग अलग टाइम पे स्टार्ट कर रही मूव करना। एक होता है 6 AM पे मूव कर दे बेटा, और जो दूसरी वाली है वो 8 AM या 9 AM पे मूव करे, कुछ गैप होगा, दोनों में सेम टाइम पे मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्टॉपेज स्पीड, हमारा स्टॉपेज स्पीड का क्वेश्चन है। स्टॉपेज स्पीड में कोई ट्रेन डायरेक्ट चल रही है, फिर कोई रुक रुक के चल रही है, तो उनके बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। इस वाले के लिए मैं आपको शॉर्टकट दूंगा, स्टार बनाना है इस पे, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा। मैंने आपको जब बेटा ओरिएंटेशन क्लास चल रही थी, तो मैंने आपको बोला था टोटल मैथ्स में 12 10 टू 12 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां मैं स्टार बनाऊंगा, जहां स्पेसिफिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको शॉर्टकट से करना है। उसके रीजंस हैं दोस्तों, उसके रीजंस ये हैं कि ये क्वेश्चंस अगर आप पेपर टाइम पे बेसिक से करेंगे, तो पहली बात तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो इनका बेसिक्स है ना, बेसिक अप्रोच है, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत कैलकुलेटिव है, वो हमारे लिए कई बार पेपर टाइम पे, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रेशर में रहते हैं, टाइम का इश्यू भी रहता है, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए 10 टू 12 मैक्सिमम ये बता रहा हूँ, इन पे मैं स्टार बनाऊंगा। ये क्वेश्चंस आपको हर मंथ में एक बार रिवाइज करने हैं। पेपर से पहले एक दिन पहले आप जिन चीजों को रिवाइज करेंगे उनमें ये क्वेश्चंस है, बस इतना ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रेन क्रॉसिंग और रनिंग मैन। अभी तक जब हम इस बेटा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो इसमें एक मैन भी था, पर क्या हो अगर वही पर्सन दौड़ना स्टार्ट कर दे, क्या होगा अगर वही बंदा दौड़ना स्टार्ट कर दे, तो ये रनिंग मैन वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ डिस्टेंस और स्पीड के बिहेवियर कैसे होते हैं वो हमें देखना होता है। अगला है फ्रैक्शनल स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट है एरोप्लेन बेस्ड है। देन पुलिस वाले क्वेश्चंस, पुलिसमैन पे आता है, बोट एंड स्ट्रीम आ जाता है, रेस के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है। निफ्ट 2018 में इसका क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली यहाँ इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार इसको नहीं भी कराते हैं, लेकिन क्वेश्चन आया है तो हम लोग बेटा इसे करेंगे। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ टाइम एंड स्पीड, इसमें एक और है बेटा एवरेज स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 12 आप यहाँ पे चाहे ऐड कर लीजिएगा। एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता भी है। सो टोटल 12 टाइप्स, हमारे कोर टाइप्स जो हैं वो 12 टाइप्स इस टॉपिक में होने वाले हैं, ठीक है। सो एक बार ये हमने बेटा आउटलुक लिया कि कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन हमारे यहाँ बन सकते हैं। ओके, चलो अब आते हैं मेन चीज पे, कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैं हमेशा इस पोर्शन पे बहुत फोकस करता हूँ, बहुत ध्यान देता हूँ बेटा, क्योंकि यहीं से सब कुछ आगे बढ़ने वाला है। हम सीधे क्वेश्चंस करा दें दोस्तों, हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करा दें, क्वेश्चन करना करा दें, वो अच्छी चीज नहीं होगी। आप उस क्वेश्चन को, हमारा एम ये नहीं कि बच्चा मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कराया वो कर ले, क्या बच्चा उस तरह के सारे फॉर्मेशन को कर पा रहा है, ये एम होना चाहिए, और उस एम को एड्रेस करने के लिए ये है। आप जब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझेंगे, प्रैक्टिकल यूजर्स से नहीं समझेंगे, डे टू डे लाइफ के यूजर से और इजी वैल्यू से नहीं समझेंगे, आप बेटा कभी पेपर के लेवल के क्वेश्चंस को गिवन द प्रॉपर टाइम फ्रेम नहीं अप्रोच कर पाएंगे विद द हाईएस्ट एक्यूरेसी, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले टी इज इक्वल टू डी बाई एस, वही मैंने यहाँ लिखा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन आए, बच्चा क्या सोचता है, यह क्वेश्चन पढ़ा, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छा अच्छा, आज मन में कैलकुलेशन ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, फिर वो सोचता है इसके आगे क्या होगा, उसको नहीं समझ में आता, वो पेन रख देता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है।
ये मैंने देखा, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैंने बहुत ईयर्स में बहुत से बच्चों के साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, तब आपको बता रहा हूँ। तो अब दोस्तों कुछ करना है, करना ये है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन मिले, अभी इसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, अलग-अलग टॉपिक में अलग तरह अप्रोच होगा। जैसे आपको टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन कॉपी पे दिखे, सबसे पहला काम है कॉपी पे t इज़ इक्वल टू डी बाई एस लिख लें। आप पूछेंगे सर इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिखने से क्या होगा? मेरे कहने पे लिख लो। आप कॉपी पे t इज इक्वल टू डी बाई एस लिख लो। अब इसके आगे क्या करना है वो बता रहा हूँ, ये मैजिक की तरह काम करेगा। जैसे आपने आप कॉपी पे t इज इक्वल टू डी बाई एस लिखा, अब इसमें 3 वेरिएबल हैं, टाइम है, डिस्टेंस है और स्पीड है। इन 3 वेरिएबल में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 2 वेरिएबल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होते हैं। तो उन 2 वेरिएबल को यहाँ पे इनपुट कर देंगे, जैसे डिस्टेंस और स्पीड दिया है तो टाइम आ जाएगा, या कोई भी दो, उनको इनपुट कर देंगे। अब जो एक वेरिएबल बचा है उसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते हैं। इजी केस। कभी कभी क्या होता है, एक वेरिएबल तो डायरेक्टली गिवन होता है पर दूसरा वेरिएबल नहीं गिवन होता है, तो उस समय एक दूसरी कंडीशन या दूसरी इक्वेशन जरूर दी जाएगी। उस समय आप बिलीव करें, एक दूसरी इक्वेशन या कंडीशन जरूर दी जाएगी जहां से आप उस वेरिएबल के लिए कोई डेटा निकाल पा रहे हो, फेच कर पा रहे हो। खैर, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉपी पे t इज इक्वल टू डी बाई एस लिख लेना है। अब डिस्टेंस की वैल्यू, स्पीड की वैल्यूज या टाइम की वैल्यूज डायरेक्ट या इनडायरेक्टली गिवन होगी, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है और अगला जो अननोन है वो आंसर आ जाएगा। ये मोटी बात मैंने आपको बताई। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 2, यूनिट शुड बी सेम फॉर ऑल क्वांटिटी। बेटा दो हमारे टॉपिक्स हैं पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस में, एक है मेंसुरेशन और एक है टाइम एंड स्पीड, जहाँ पे यूनिट वाइज डिफिकल्टी इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यूनिट वाइज डिफिकल्टी क्या है, एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। बेटा मैं बोलूँ कंपैरिजन करना है, तो एक बात बताइए कंपैरिजन किस में करेंगे। मैंने बोला सचिन ज़्यादा अच्छी बैटिंग करता है या ए आर रहमान, क्या ये कंपैरिजन बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा ना। सचिन ज्यादा अच्छी बैटिंग करता है या विराट कोहली, ये कंपैरिजन बनेगा। सो बैट्समैन को बैट्समैन से कंपेयर करोगे ना। सेम, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस एक जगह किलोमीटर में बोली गई है और दूसरी जगह मीटर में बोली गई है, तो ये कंपैरिजन नहीं बनेगा। अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में एड्रेस कर रहे हो तो हर जगह डिस्टेंस किलोमीटर में एड्रेस होगी। अगर आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में कर रहे हो तो हर जगह स्पीड मीटर पर सेकंड में एड्रेस होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है इन दो टॉपिक्स में कि यूनिट जो हो वो सिमिलर हो, सेम हो, वैसी हो जैसा कि ऑप्शंस इन लाइन कर रहा है या गाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यूनिट शुड बी सेम। अगर यूनिट्स डिफरेंट हुई तो आपने सारा कॉन्सेप्ट, सारी कैलकुलेशन सही करेंगे, लेकिन आपका आंसर बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कंपैरिजन ही सेम ग्राउंड पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब बेटा इस फॉर्मूले में दो, ये तो एक तरह से कांस्टेंट होता है, मतलब इसका कोई इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं है। दो ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो डिस्टेंस और स्पीड है, इनका बेटा अलग अलग केस में कुछ अलग अलग तरीके से बिहेवियर होता है। आइए इसको समझते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं इसको बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ, मेरे साथ बहुत आराम से इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए अबाउट डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा पहले क्या लिखा है ये बता देता हूँ, फिर आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। इफ वन बिग ऑब्जेक्ट L1 लेंथ मैंने दी है, बेटा अगर कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ L1 है, अब ये बड़ा ऑब्जेक्ट ट्रेन हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, पैलेस हो सकता है, शिप हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है, क्रॉसेस एनी अनदर बिग ऑब्जेक्ट, दूसरा बिग ऑब्जेक्ट, ट्रेन, शिप, प्लेटफॉर्म, वही चीज L2। अगर कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट L1 किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट L2 को क्रॉस करता है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डायरेक्शन डज नॉट मैटर इन द केस ऑफ डिस्टेंस कैलकुलेशन। जब हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना बेटा, तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। मतलब अगर कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट L1 किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट L2 को क्रॉस कर रहा है, अब वो सेम डायरेक्शन क्रॉस हो, सेम डायरेक्शन बेटा क्रॉस कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस कर रहे हो, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो उस समय जो टोटल डिस्टेंस होती है, जो टोटल हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, वो L1 प्लस L2 के बराबर हो जाएगी। फिर से बता रहा हूं, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट L1 किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट L2 को सेम डायरेक्शन या अपोजिट, डायरेक्शन मैटर नहीं करती डिस्टेंस के केस में, ध्यान रखिएगा, तो उस केस में बच्चों हमारी टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। इफ एनी बिग ऑब्जेक्ट सेम L1 क्रॉसेस एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, मैन, पोल, लेटर ड्रॉप बॉक्स। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट L1 किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को
अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है? बेटा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पहले L1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे किसी ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम किसी मैन की अगर हम बेटा बात करें, तो उसकी लेंथ के कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे कहने का मतलब था। तो अगर कभी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट L1 किसी दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैन, पोल, इलेक्ट्रिसिटी पोल हो, टेलीफोन पोल हो, लेटर ड्रॉप बॉक्स हो, ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, तो उस समय जो टोटल डिस्टेंस हो जाती है वो L1, इट मीन्स लेंथ ऑफ बिग ऑब्जेक्ट ओनली होती है। वो सिर्फ एक बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है, जैसा कि L1 यहाँ है। क्लियर? पक्का? ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एक बड़ा ऑब्जेक्ट दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, दोनों की लेंथ सम हो जाएगी। एक बड़ा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, दोनों की लेंथ, तो जो बड़े ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस मैंने लिए हैं, अभी देखते चलेंगे। नेक्स्ट, इफ वन बिग ऑब्जेक्ट L1 क्रॉस एन अनदर रनिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा भाई, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, मानो वो भागने ही शुरू कर दे, वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो दौड़ना शुरू कर दे, तो क्या होगा? तो अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट को बट रनिंग उसी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दे या अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा डिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट उसका नहीं आता। हम सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ लेंगे L1, उसका स्पीड में इंपैक्ट आता है जो आगे हम देखेंगे, पर बेटा वहां पे डिस्टेंस का कोई इंपैक्ट नहीं आता। सो वी हैव L1। फिर से बता दूं, एक बड़ा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट को बट रनिंग कंडीशंस, इन रनिंग कंडीशंस, तो क्या हो जाता है, सिर्फ लेंथ ऑफ हम बिग ऑब्जेक्ट लेते हैं, हम छोटे ऑब्जेक्ट की लेंथ को या जो है उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये तो डिस्टेंसेस की बात हो गए, मैंने सारे केसेस को आपको एड्रेस कर दिया है। अब स्पीड पे आते हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस में कोई पंगा नहीं था, यहाँ पे स्पीड में थोड़े पंगे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। है क्या? अबाउट स्पीड। अब बेटा देखिएगा, स्पीड में दो केस होते हैं, या तो भाई हम सेम डायरेक्शन मूव, स्पीड में पॉइंट ऑब्जेक्ट बिग ऑब्जेक्ट जैसा कुछ नहीं है, या तो हम सेम डायरेक्शन मूव करेंगे अपोजिट। तो इफ टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड S1 एंड S2, S1 बड़ा S2 बड़ा वो मैटर नहीं करता, कैलकुलेशन वाइज लिखने के लिए वो मैंने मेंशन किया। क्या क्या रहा है, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड S1 है, वो किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट S2 को सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, तो उस समय जो हमारी फाइनल स्पीड हो जाएगी वो S1 माइनस S2 हो जाएगी। माने इन सेम डायरेक्शन, सेम में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन के कारण मैंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। ठीक, आगे आते हैं। इफ टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड S1 एंड S2, अभी दो ऑब्जेक्ट हैं बेटा, वो S1 इधर जा रहा है और S2 इधर जा रहा है, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारी फाइनल स्पीड हो जाएगी वो S1 प्लस S2 हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड्स दोस्तों, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिएगा, यही सब कुछ है। अगर सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि सेम रिपल करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट हो जाएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में बेटा वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जुड़ जाएंगे, तो इसलिए प्लस हो जाएगा S1 प्लस S2। स्पीड में सिर्फ ये दो केस है, कोई तीसरा केस नहीं है। एक और पॉइंट देख लीजिएगा, if only one object moving, then in question then speed, that object is speed s। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक, ये तब आता है, ये S1 प्लस S2 S1 माइनस तब आएगा जब दो ऑब्जेक्ट मूव करें। अगर हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तब क्या होगा, तो हम चुपचाप उसकी स्पीड ही ले लेंगे, वो सिंगल ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वही हमारी फाइनल स्पीड हो जाती है। तो एक बार फिर से समराइज कर दूं सारे कॉन्सेप्ट, पहले स्पीड बता रहा हूं। अगर अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट है तो स्पीड को प्लस कर दीजिएगा दोनों ऑब्जेक्ट की, छोटे बड़े यहाँ मैटर नहीं करते। अगर सेम डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है तो स्पीड को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं मूव करने वाला, तो हम सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ले लेते हैं, कोई दूसरी स्पीड हम वहां कंसिडर नहीं करते हैं। डिस्टेंस में आ जाते हैं। डिस्टेंस में अगर सेम डायरेक्शन मूव, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, दोनों की लेंथ सम कर देंगे। एक बड़ा ऑब्जेक्ट दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ ले लेंगे। बंदा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था वो मूव करने लगे, तो भी सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ ले लेंगे, डिस्टेंस में कोई इंपैक्ट नहीं आता। अच्छा, डिस्टेंस में चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, हम दोनों केसेस में अगर बड़े ऑब्जेक्ट हैं दोनों की लेंथ का सम करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने सारे कॉन्सेप्ट को जो जरूरी थे वो आपके सामने एड्रेस कर दिया है। आप वीडियो को एक दो बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, वैसे मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, इजी से इजी वे में, नहीं आ रहा है तो फिर से एक दो बार देखिएगा। अब हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूँ डिफिकल्टी के हिसाब से धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए। टाइप 1, ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि ट्रेन किसी स्टेशनरी, किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे,
वो प्लेटफॉर्म हो सकती है, वो दूसरी ट्रेन हो सकती है, वो मेन हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है तो मैं बेसिक से एक एक स्टेप लिख के बताऊंगा। जैसे हम 5-6 क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगा हमारे बीच, तो हम डायरेक्ट फाइनल स्टेप पे आएंगे। मैं हमेशा से बोलता हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं आपको वही चीज़ से कनेक्ट करते हुए बताऊं जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन हम कुछ अननेसेसरी स्टेप्स को और कैलकुलेशन स्टेप्स को रिमूव कर दें ताकि हमारी एक्यूरेसी और हमारा टाइम मैनेजमेंट दोनों इम्प्रूव हो सके। तो दोस्तों चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैंने चीज बताई थी, कुछ नहीं करना, कॉपी पे t इज इक्वल टू डी बाई एस लिखना, मैजिक खुद होगा। अब वही करूंगा, देखना। इफ अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन इन 20 सेकंड, एक ट्रेन किसी मैन को 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है। चलो ठीक है, कुछ दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या बोला था सर ने, भाई t इज इक्वल टू डी बाई एस लिख देना। सबसे पहले क्या बोला था, t इज इक्वल टू डी, तो भाई t इज इक्वल टू डी बाई एस लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो क्या डेटा दिया है, ट्रेन क्रॉसेज अ मैन इन 20 सेकंड, सिर्फ टाइम दिया है तो टाइम लिख दो। ये मैंने एल टी कर दिया है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये मैंने एस टी कर दिया है, इक्वेशन 1, स्पीड ऑफ द ट्रेन। एल टी इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, एस टी इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल क्रॉसेज आ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म में 50 सेकेंड, यही ट्रेन किसी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। सो फिर से एक इक्वेशन, फिर वही चीज, इक्वेशन नंबर 2, तो टी इज इक्वल टू डी बाई एस। यहाँ पे 50 सेकेंड कह रहा, रख दिया, और कह रहा है ये ट्रेन किसी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो क्या केस हो जाएगा, अगर एक बिग ऑब्जेक्ट किसी दूसरे बिग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर, प्लेटफॉर्म तो बिग ऑब्जेक्ट हुआ ना, अगर एक बिग ऑब्जेक्ट किसी दूसरे बिग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों की लेंथ ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा एल टी प्लस 300, और स्पीड का पता नहीं तो यहाँ पे एस टी रख दिया, इक्वेशन 2। अब बताइए, कोई दिक्कत, चलेगा। दो इक्वेशन, जितना मैं कहता हूं इसके आगे क्वेश्चन ना कर पाए अलग बात है, लेकिन यहां तक तुमने कर लिया तो तुम राजा हो। हमें जो इक्वेशन, इसे बोलते हैं लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन। जो एक लैंग्वेज दिया उसके फॉर्मूला लगा के वैल्यू रखा, फॉर्मूला लगा के वैल्यू रखा, हमें और कुछ अभी नहीं पता करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब इसमें दो क्वेश्चन बन सकते थे, स्पीड का पूछ सकता था, लेंथ का पूछ सकता था। इन्होंने स्पीड का पूछा तो स्पीड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो बेटा हमें अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एस टी स्पीड कट जाएगा, जो कि हमें निकालना है। अगर हमें लेंथ निकालना होता तो डिवाइड कर दे, तो अब हम ये नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, क्या इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से एल टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एल टी इज इक्वल टू द 20 एस टी। ठीक, अब इसको मैं पुट कर दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये देखिएगा आ जाएगा 50 एस टी बराबर 20 एस टी प्लस 300। ठीक, ये आ जाएगा 30 एस टी बराबर 300, तो एस टी बराबर 300 बाई 30 एंड दस नथिंग 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। ये स्टेप लिखते नहीं है, लेकिन बेसिक से समझाने के लिए बिगिनिंग लेवल पे बता रहा हूँ। फिर से एक बार क्वेश्चन बता रहा हूँ, t इज इक्वल टू डी बाई एस लिखा, ये लिखना ही लिखना है, जादू होगा बिलीव करना। फिर कहने 20 सेकंड में क्रॉस करता है, ना लेंथ दिया ना स्पीड दिया, 20 बराबर एल टी अपॉन एस टी। फिर कह रहे हैं वही ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, क्या बोला था, दोनों बिग ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो 50 बराबर एल टी प्लस 300, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बिग ऑब्जेक्ट है, अपॉन ये एस टी नहीं पता। यहां से एल टी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में रखा, स्पीड आ गई। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट से अटैचमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। इफ टू ट्रेन स्टार्ट मूविंग एट द सेम टाइम, अब दो ट्रेन, अब ये मेन क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे ये जो मैं अगले दो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ना, एक कॉन्सेप्ट वाइज इनरिच क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मेजर कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। टू ट्रेन ए एंड बी, टू स्टेशन ए एंड बी आर 450 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। चलो बनाते हैं, ऐसे बना के करना, ये सबसे इजी अप्रोच होता है। भाई स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, 450 किलोमीटर उनके बीच की डिस्टेंस दी है। ठीक है, चलेगा ना दोस्त। आगे कह रहे हैं बाहुबली एक्सप्रेस, अब एक ट्रेन है बाहुबली एक्सप्रेस ए से 7 AM पे स्टार्ट हुई, बाहुबली एक्सप्रेस 7 AM पे स्टार्ट हुई है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ओके,
टुवर्ड्स बी की तरफ जा रहे हैं। अनदर ट्रेन नोबिता एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम बी एट 7। इसी समय एक नोबिता एक्सप्रेस है जो यहाँ से 7 AM पे स्टार्ट हुई है और इसकी स्पीड कितनी है बेटा 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एट व्हाट टाइम दे मीट। अब कहानी यहीं पे है, वो भूल जाओ ये कहानी। स्टेशन ए बाहुबली एक्सप्रेस 7 बजे चली है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्टेशन बी नोबिता एक्सप्रेस 7 AM पे चलिए 25 किलोमीटर स्पीड से। दोनों के बीच की डिस्टेंस 450 किलोमीटर है। हमें बताना है दोनों कब मिलेंगी। क्या बोला था सर, आपने बताया था कॉपी पे टी इज इक्वल टू डी बाई एस रख दो, सब भूल जाओ, भूल जाओ, इज इक्वल टू डी बाई एस लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करने में आते हैं। दोनों क्या ट्रेन एक टाइम पे चलना स्टार्ट करी? हाँ, एक टाइम पे चलना स्टार्ट करी है। तो अब मैंने फॉर्मूला लिखा। सबसे पहले मैं टाइम निकालना है। बेटा डिस्टेंस कितनी दी है जरा बताओ। सर 450 दी है। क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट मूविंग है या दो? दो ऑब्जेक्ट मूविंग है। दोनों सेम डायरेक्शन मूव, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं? सर ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस करते हो या माइनस करते हो? प्लस होती है। तो कुछ नहीं करना, दोनों को प्लस कर देना। 20 + 25 450 अपॉन 45 10 आवर्स। कितना टाइम लगेगा? 10 आवर्स। कितना टाइम लगेगा हमारा? 10 आवर्स। तो आफ्टर 10 आवर्स बोथ द ट्रेन मीट ईच अदर। लेकिन अब यहाँ पे हमसे आवर्स में नहीं पूछा था, हमसे पूछा था बेटा टाइम के फ्रेम में। तो अगर ड्यूरेशन पूछता, इस क्वेश्चन को थोड़ा और इलोबरेट कर रहा हूँ, अगर बेटा यहाँ ड्यूरेशन पूछता, भाई ड्यूरेशन क्या है, तो हम 10 आवर्स बोलते, पर हमसे इन्होंने टाइम पूछ लिया है। तो दोस्तों 7 बजे में 10 आवर्स जोड़ दीजिए। 7 बजे में हमें 10, इन्होंने क्या बोला है 7 बजे दोनों चलना स्टार्ट कर दी 7 AM पे। अब उसमें 10 आवर्स और ऐड कर दीजिए। तो जब 7 बजे में आप 10 आवर्स ऐड करेंगे तो आएगा 5 PM, शाम के 5 बजे। सुबह 7 बजे से 10 आवर्स जाओ, कितना आएगा 5 PM, शाम के 5 बजे। क्या 5 बजे ऑप्शन है? नहीं, नहीं ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी। बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद वाला इसे और बढ़िया है। ये कॉन्सेप्ट एनरिच क्वेश्चन है। देखिए मैं हमेशा इन तरह के क्वेश्चन पे बहुत फोकस करता हूँ बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन कर पाना अलग बात है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारा पूरा कॉन्सेप्ट समराइज होता है वो बेहतरीन चीज है। आपके सामने दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। टाइप 3 टू ट्रेन स्टार्ट मूविंग एट द डिफरेंट। लास्ट क्वेश्चन में दोनों के दोनों 7 AM पे मूव करना स्टार्ट की। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों सेम टाइम पे ना मूव करें, पॉसिबल है? ये मेन क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया दोस्तों, तो बिलीव करें टाइम एंड स्पीड का कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस को बहुत इजीली गिवन द प्रॉपर टाइम फ्रेम हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कहानी वही है। टू स्टेशन ए एंड बी आर 110 किलोमीटर। स्टेशन ए, स्टेशन बी, 110 किलोमीटर बिटवीन डिस्टेंस है। ठीक है, बाहुबली एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM। बाहुबली एक्सप्रेस 7 AM पे भाई स्टार्ट कर दी गई है। टूवर्ड्स बी एट 20, इनकी स्पीड 20 किलोमीटर है। अनदर ट्रेन नोबिता एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम बी एट 8 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेटा ये जो नोबिता एक्सप्रेस है ये 8 AM पे स्टार्ट की है विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, यही है ना? हाँ बेटा ठीक है। अब कहानी देखिएगा, कहानी समझिएगा पहले। स्टेशन ए से बाहुबली एक्सप्रेस 7 AM पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर की तरफ चलना स्टार्ट की। यहाँ पे स्टेशन बी से नोबिता एक्सप्रेस 8 AM पे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट की। दो ट्रेनें हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, अपोजिट स्टेशन की तरफ, पर उनके बीच 1 आवर का डिले है। तो बच्चों जरा मुझे एक बात बताना, आप समझ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा। सर ने क्या बोला था? सर ने बोला था टी इज इक्वल टू डी बाई एस लिखो, लिख दिया। सर अब क्या करें, दोनों तो अलग अलग टाइम पे हैं। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला टी इज इक्वल टू डी बाई एस है ना, ये तब वर्क करता है जब उस क्वेश्चन में जितनी चीजें हों वो इनलाइन हो, वो एक स्ट्रेट लाइन में इनलाइन हो। जितनी चीजें हों वो मैकेनिक मूविंग हो, वो रनिंग हो, या जो जैसा फ्रेम है वो इनलाइन होना चाहिए। एक ट्रेन तो 7 बजे चल रही है, अगली 8 बजे चल रही है, इनलाइन नहीं है। तो मैं ये फॉर्मूला तब कब लगेगा? ये 8 AM पे लगेगा, क्योंकि एक ट्रेन के लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा 8 AM पे लगेगा। तो बच्चों 8 AM तक होगा क्या? 7 AM पे ये ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी, ये 8 AM तक। तो मतलब शुरू के 1 आवर ट्रेन, ये बाहुबली एक्सप्रेस इंडिविजुअली 1 आवर मूव करेगी।
शुरू के 1 आवर सिर्फ बाहुबली एक्सप्रेस मूव करेगी, दूसरी ट्रेन मूव नहीं करेगी। तो अच्छा 1 घंटे में ये इसकी स्पीड कितनी है 20। हमारी जो स्पीड होती है बेटा वो बेसिकली हमारी 1 आवर में ट्रेवल डिस्टेंस होती है। तो मतलब 1 आवर 7 AM टू 8 AM में ये जो बाहुबली एक्सप्रेस है ये इसके 20 किलोमीटर करीब पहुंच जाएगी। अब मैं अगला डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ एट 8 AM का। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 110 माइनस 20 90 हो जाएगी। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 110 माइनस 20 90 हो जाएगी। क्यों माइनस? क्योंकि 7 AM टू 8 AM में बाहुबली एक्सप्रेस इंडिविजुअली 1 आवर मूव करेगी जो कि 20 किलोमीटर जाती है। अब यहाँ पे इनकी स्पीड 20 है, सॉरी हाँ, गिव मी 1 मिनट। ये ठीक, ये बेटा इनकी स्पीड 20 थी, इधर जा रहे थे, इनकी स्पीड 25 थी, इधर आ रहे थे। बस अब कहानी ये है, क्या 8 AM आ गया, 8 AM पे डिस्टेंस कितनी है? अब यहाँ फॉर्मूला T इक्वल टू डी आई एस। 8 AM पे डिस्टेंस कितनी है सर? 8 AM पे डिस्टेंस 90 है। क्या दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं? हाँ मूव कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन? सर अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है। 2 आवर्स। क्या था? जो पहले ट्रेन चल रही होगी जब उसके जितना गैप होगा दूसरी ट्रेन चलने में, उतने 1 आवर 2 आवर 3 आवर जितना हो उतना हम उस पहली ट्रेन को इंडिविजुअली मूव कराते हैं। उतना हम पहली ट्रेन को इंडिविजुअली मूव कराते हैं। तो मैंने इंडिविजुअली मूव करा दिया ट्रेन ए को, ट्रेन ए बाहुबली एक्सप्रेस को, जो कि 20 किलोमीटर करीब पहुंच गई। तो डिस्टेंस 110 ना होके 110 माइनस 20 इट मींस 90 हो गया। सो 90 अपॉन 45 2 आवर्स। अब 2 आवर्स यहाँ पे ऐसे करना है। 2 आवर्स ड्यूरेशन पूछेगा तो 2 आवर्स टाइम पूछता है। तो 2 आवर्स कब से? 7 AM से या 8 AM से? बच्चों ये वाला फॉर्मूला आपने किस टाइम फ्रेम पे लगाया है? 8 AM पे ना। ये कहता है जब सारी चीजें मूव करेंगी मैं तभी वर्क करूंगा। तो ये फॉर्मूला तो 8 AM से लगा था ना। तो 8 AM से 2 आवर्स माने 10 AM। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा बहुत आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, ये मेन स्टेप यहाँ पे, आप डायरेक्ट यहाँ पे आओगे। हम ये सब चीजें नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट ये बनाएंगे और अगले स्टेप में आंसर आएगा। ये जो पहली ट्रेन 1 घंटा 1 आवर इंडिविजुअली मूव की है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्त। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। एक बहुत बेहतरीन टॉपिक को बहुत इजी अप्रोच में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। सारी चीज़ों को जो बेहतर से बेहतर हो सकती है बताने की कोशिश की है इजी तरीके से। अगर अभी भी कोई वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, 102 बार देखिए। अगर कोई डाउट है बेटा, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस तरह के पेपर की स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे ये टॉपिक आता है उनके साथ शेयर करिएगा। एक बेसिक इंट्रो मैंने देने की कोशिश की, उनको हेल्प होगी। ऐसे समझने समझाने में कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसा समझाने की कोशिश की कि एक बिगिनर लेवल का बच्चा जिसने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है या मैक्सिमम प्रॉब्लम फेस करता है वो भी इसे कनेक्ट कर सके। जो T इज इक्वल टू डी बाई एस वाली लाइन बोली थी उसको फॉलो करिएगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखते हुए, श्योरिटी के साथ। उससे आपको रिजल्ट चेंजेस दिखेंगे, आपके क्वेश्चंस की अप्रोचेबिलिटी बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के किसी ब्यूटीफुल और एजुकेशनल वीडियो में जल्दी दोबारा। कीप रॉकिंग।